ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन काम ये एक का कर रही हैं, खाने का, फूड का। तो जब ये कंडीशन हो कि दो चीज़ें मिल करके एक किसी चीज़ को इंडिकेट करेंगी, तो हम उनको प्लूरल ना मान करके सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी ये पक्का एग्रीमेंट है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। जो भी तोड़ेगा उसके क्वेश्चन गलत होंगे, और उसका जैसे होता है ना कि आप किसी से एग्रीमेंट करिए, अगर आप तोड़िएगा तो आपको सज़ा मिलेगी, वही है, सज़ा के तौर पर आपके नंबर कटेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी, इसमें भी वही केस है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो स्लो एंड स्टडी है ये भी एक ही चीज़ को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पर विन है, इसमें सिर्फ विन नहीं रहेगा, बल्कि हम यहाँ पर विंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग फॉर यू। घोड़ा और घोड़ा गाड़ी आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये होता द हॉर्स एंड द कैरेज, तो इसका मतलब फिर हम आर लगा सकते थे, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन क्योंकि पहले के साथ में आर्टिकल लगा है, दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं लगा है, यानी घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर के एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए यहां पर भी आर के बजाय किसका यूज करिएगा, इज का यूज करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड दोनों एक ही चीज को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, इसलिए यहां पर भी वेट के बजाय अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, वेट्स। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, चलिए ब्रेड एंड मिल्क आ गया, वही ब्रेड और बटर आप जैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, आर के बजाय इसका यूज कर दीजिए। ठीक है, अब उम्मीद है ये एक नियम तो कम से कम क्लियर हो गया होगा। अब अगले नियम की बात करेंगे। द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। देखिएगा, जब कोई दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जोड़े जाएंगे, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया यानी वर्ब का यूज करेंगे। तो आप देखिएगा कि पहला वाला जो सब्जेक्ट है, यानी जो पहला वाला नाउन है जो अलॉन्ग विथ से जोड़ा है स्टूडेंट्स के साथ में, वो अपना क्या है, सिंगुलर है। और बाद वाला प्लूरल है, तो बाद वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज लगा देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अलॉन्ग विथ से जब आप दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ेंगे, तो जो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का क्या होगा, केस होगा, उसी के अकॉर्डिंग, केस से मतलब है सिंगुलर, सॉरी नंबर जो होगा सिंगुलर या प्लूरल, उसी के हिसाब से आप वर्ब का यूज करेंगे, पहले वाले के हिसाब से। माय ब्रदर टुगेदर विथ, ये भी एक नियम है कि जब टुगेदर विथ से आप दो नाउन या प्रोनाउंस को जोड़िएगा, तो पहले वाले नाउन यानी टुगेदर विथ के से पहले जो नाउन आएगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी, तो हैव की बजाय क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द कैप्टन इन एडिशन टू हिज सोल्जर्स, ये भी इसी में आएगा। यहाँ पर जो वर लगा है इसको आप वास कर दीजिए। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं शब्द। ठीक है, अगर इनसे जुड़े हैं कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस, तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। द शिप विथ ऑल इट्स क्रू मेंबर्स हैव संक, क्या होना चाहिए, अब आप बता ही देंगे, हैज संक होगा, क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी का एक नियम है। अब अगली कैटेगरी क्या हो सकती है, आई, मैं, एज वेल एज माई पेरेंट्स, मेरे पिता भी, इज हैप्पी, बहुत खुश हैं। यहाँ पर नियम उल्टा है, और वो क्या है कि मैं, रुकिए इसको साफ कर लिया जाए पहले, ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, और उनको भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आई एज वेल एज माई पेरेंट्स इज हैप्पी। अब ये देखिए कैसे अलग है इन सभी से, कि जो आई है उसके साथ हम जानते हैं कि जो वर्ब वो यूज़ करते हैं अपन प्रेजेंट में, वो एम होती है। प्रेजेंट के सभी टेंसेस में नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन में, सिंपल प्रेजेंट में, यानी इसमें मेन वर्ब नहीं दी होती है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और अगर पेरेंट्स की आप बात करिए तो इसके हिसाब से यहाँ पर आर आना चाहिए। तो ये तो दोनों हिसाब से जो इसमें इस लगा है, ये दोनों के हिसाब से गलत है। फिर क्या करेंगे अपन, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है आई, इसके अकॉर्डिंग इस इज को चेंज करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एम कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई एज वेल एज माई पेरेंट्स एंड एम हैप्पी। ही अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ साथ इज गोइंग टू द फेयर। देखिए, आपको अलॉन्ग विथ ध्यान रखना है, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, विथ ऑल, और आपका एज वेल एज, अकम्पनीड, और नीचे वाला भी ले लीजिए, रमेश एंड सुरेश हैव, रमेश एंड नॉट सुरेश हैव।
अब ये देखिए एंड नॉट दिया है, मतलब इन दो में से कोई सी एक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं और आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो ये हो गए 12 आपके पहले क्वेश्चन से, ये 12 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए। चलिए वन वर्ड में आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन वर्ड टू द गिवन एक्सप्रेशन एंड यूज द वन वर्ड इन योर सेंटेंसेस। डबल काम दे दिया हमें। अभी तक जो हम एग्जाम देते रहे मल्टीपल चॉइस को, उसमें अपन खाली उसका सही ऑप्शन चुन लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। यहाँ पर आपको सही उसका आंसर लिखना है और फिर उसको यूज भी करना है। पहला क्या है, फियर ऑफ वुमेन, फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ जम्प्स या कंटेमिनेशन, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, हर चीज़ से डरना। चलिए देखेंगे एक एक करके अपन। ये नए नए वर्ड हैं, इनको थोड़ा सा अपन फोबिया से रिलेटेड हैं आपके। वन वर्ड गाइनोफोबिया, ये किसके लिए है, फियर ऑफ वुमेन के लिए। गाइनोफोबिया मतलब फियर ऑफ वुमेन। अब यूज क्या कर रहे हैं सेंटेंस में अपन, हिज एक्सट्रीम गाइनोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू इंटरेक्ट विथ वुमेन। उसके अंदर जो औरतों के प्रति भय है या डर है, उसने उसे दूसरी औरतों के साथ बातचीत करने में मुश्किल में डाल दिया है। ठीक है, आप कोई कुछ भी बना सकते हैं, आपको खाली स्ट्रक्चर पे और उस वर्ड पे स्पेशली ध्यान देना है जो हमें उसमें यूज करना है। चलिए वन वर्ड लैलोफोबिया, ये किसके लिए आया है, फियर ऑफ स्पीक। किसके लिए है भाई, फियर ऑफ स्पीक, आपको बोलने से डर लगता है, तो ये लैलोफोबिया होगा। लालोफोबिया, लैलोफोबिया, देख लीजिएगा आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा, द स्टूडेंट्स लैलोफोबिया प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम आंसरिंग क्वेश्चंस इन क्लास। स्टूडेंट के अंदर जो बोलने का डर था उसे उसने रोक दिया जवाब देने से उसके क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया देख लीजिए, ये जो आपका तीसरा वाला है, फियर ऑफ जम्स या कंटेमिनेशन। ठीक है, फियर ऑफ जम्स या कंटेमिनेशन यानी प्रदूषण से ग्रसित हो जाने का डर, बीमार हो जाने का डर, ये आपका क्या कहलाएगा, माइसोफोबिया। तो ड्यू टू माइसोफोबिया शी मैरिड हैंड सॉरी कैरीड है, शी कैरीड हैंड सैनिटाइजर एवरीवेयर शी वेंट। माइसोफोबिया के डर से वो जहाँ कहीं भी जाती है अपने साथ में क्या लेकर के जाती है, हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, चलिए वन वर्ड निक्टोफोबिया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निक्टोफोबिया हमारा 4th नंबर यानी फियर ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो फियर ऑफ डार्कनेस जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, निक्टोफोबिया। ये क्या होगा आपका, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर, सभी को लगता है अभी। द लिटिल बॉयज निक्टोफोबिया मेड द टाइम वेरी चैलेंजिंग। उस बच्चे के अंदर जो अंधेरे से डर है ना, उसने उसे बिस्तर पर जाने के लिए या सोने के लिए बड़ा जो है मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, तो निक्टोफोबिया आपको ध्यान में रखना है, फियर ऑफ डार्कनेस होगा। अब ये वन वर्ड किसके लिए है, पैनोफोबिया। पैन मतलब अपन जानते ही हैं, अखिल होता है, सब कुछ मतलब जो भी है, तो हर चीज से डरना, कोई भी चीज दिख जाए उससे डर जाना, तो ये आपका पैनोफोबिया कहलाएगा। पैनोफोबिया मेड हिम एंशियस इन एवरी सिचुएशन। पैनोफोबिया ने उसे हर एक सिचुएशन में क्या किया है, एंशियस, व्याकुल कर रखा है, यानी वो किसी भी स्थिति में होता है वो हर चीज से डरने लगता है और अपनी स्थिति को बिगाड़ लेता है। इवन व्हेन देयर वाज नो रियल डेंजर, इवन व्हेन यहाँ तक कि उस समय भी जबकि कोई असली खतरा नहीं होता है, वो किसी भी चीज से डर जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आया है, ये है आपका ट्रांसलेशन वाला, और सेंटेंसेस भी ज़बरदस्त हैं इसमें, तो बहुत अच्छे से देखिएगा ध्यान से। किसी भी समस्या का समाधान सोच समझ कर योजना बनाकर ही किया जा सकता है। पहला, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। ऐसे ही आपको खतरनाक कुछ सेंटेंसेस मिल सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान से नई तकनीकें और खोजें संभव होती हैं। अगला देखेंगे साहित्य समाज। अच्छा चलिए अपन ये पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन आपका यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए शुरू करेंगे इसको। किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर योजना बनाकर ही किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें, यानी ये जो बात कही गई है ये जनरल सेंस में बात है। तो जनरल सेंस के लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वी या तो यूज़ कर लीजिए,
जिससे एक्टिव वॉइस बना लीजिए, या फिर ये जो सेंटेंस दिया है इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे इसको आप अगर वी से बनाइए जनरल सेंस में, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ओनली बाय, ठीक है, वी कैन सॉल्व, हम सॉल्व कर सकते हैं एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को, ओनली बाय, सिर्फ ओनली बाय प्लानिंग, योजना बना करके, कैसे, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, और क्या दिया है, सोच समझ करके, एंड थॉटफुली, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ओनली बाय प्लानिंग केयरफुली एंड थॉटफुली, ठीक है। ये तो ये आंसर हो सकता है। या जो पैसिव में आप बात करिएगा तो ये इसको बना सकते हैं आप, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, ओनली बाय प्लानिंग केयरफुली एंड थॉटफुली, सिर्फ वो अच्छे से सोच समझ कर, योजना बना करके, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है, लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है, इसको तो आप पहले बना लीजिए और फिर इनको बाद में पुट कर दीजिए, ठीक है। देखेंगे कैसे। सोशल जस्टिस की नींव है, द फाउंडेशन, इससे भी बना सकते हैं और ये शुरुआत से भी बना सकते हैं। देखिए दोनों तरह से देखेंगे अपन। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशल जस्टिस एंड मानवाधिकारों की रक्षा एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द, नींव के लिए क्या लिखेंगे आप, फाउंडेशन लिख देंगे, इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली। एक तो ये तरीका हो सकता है जो इन्होंने सेंटेंस दिया है इसी के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज सोशल जस्टिस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3, विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान से नई तकनीकें और खोजें संभव होती हैं। यानी जैसे जैसे आप विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च करते जाएंगे वैसे वैसे आप नई नई चीज़ों को खोज सकेंगे। तो इसको आप अगर चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि कॉन्टीन्यूअस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, कॉन्टीन्यूअस रिसर्च यानी निरंतर अनुसंधान, इन द फील्ड ऑफ साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, मेक्स न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, दिया है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, मेक्स न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डिस्कवरीज पॉसिबल, इसने नई तकनीकें यानी न्यू टेक्नोलॉजीज और खोजें और डिस्कवरीज को क्या किया है, संभव किया है। तो मेक्स पॉसिबल, ठीक है। चलिए इसको फिर से, अच्छा अभी नीचे आंसर भी है उनसे भी आप मिला लेना। तो कॉन्टीन्यूअस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, कॉन्टीन्यूअस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये अपन ने इतनी बात कर ली। फिर से देखिए, कॉन्टीन्यूअस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस संभव होती है, तो मेक्स पॉसिबल न्यू टेक्निक्स एंड डिस्कवरीज, ठीक है। डिस्कवरीज इस तरह से भी बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो इसमें क्या हो सकता है, न्यू टेक्निक्स एंड डिस्कवरीज, न्यू टेक्निक्स एंड डिस्कवरीज आर, इसमें बनाइए बिकम पॉसिबल ड्यू टू कॉन्टिन्यू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साहित्य समाज की संवेदनाओं और भावनाओं का सबसे सटीक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं, लिटरेचर प्रेजेंट्स, लिटरेचर पेश करता है, लिटरेचर प्रेजेंट्स द मोस्ट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, मोस्ट एक्यूरेट सबसे ज्यादा शुद्ध, रिफ्लेक्शन किसका, रिफ्लेक्शन सबसे सटीक, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे लिटरेचर प्रेजेंट्स द मोस्ट, यहाँ पर आप एक शब्द जो है वो चेंज कर सकते हैं,
अक्यूरेट, वैसे ठीक है, सटीक है, अच्छा वर्ड है, ठीक है, चलिए इसी को यूज करेंगे। तो लिटरेचर प्रेजेंट्स द मोस्ट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, लिटरेचर प्रेजेंट्स, लिटरेचर, रुकिएगा, लिटरेचर प्रेजेंट्स सबसे सटीक, द मोस्ट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज, ये आपकी संवेदना और भावनाएं। तो संवेदनाओं के लिए अपन क्या यूज करेंगे, फीलिंग्स, और भावनाओं के लिए अपन क्या यूज करेंगे, इमोशंस। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा कि लिटरेचर प्रेजेंट्स द मोस्ट एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि हम अपनी आदतों और व्यवहार में सुधार नहीं करेंगे तो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। तो इफ से शुरू होगा, यदि लगा हुआ है। इफ वी डू नॉट इम्प्रूव, यदि हम सुधार नहीं करेंगे, इफ वी, यहाँ पर देखिए पहला क्या है आपका, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल में पहला पार्ट किस में बनेगा आपका, प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, तो इफ वी डू नॉट इम्प्रूव आवर हैबिट्स एंड बिहेवियर्स, if we do not improve our habits and behavior, तो क्या नहीं होगा, पर्सनल एंड सोशल प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो आसान था, पर्सनल एंड सोशल प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल, ये इसका हो जाएगा आपका आंसर। फिर से देख लीजिए पूरा मिला करके, इफ वी डू नॉट इम्प्रूव आवर हैबिट्स एंड बिहेवियर, तो जहां पर दिया हुआ है वहां पर आपका कॉमा लगेगा। पर्सनल एंड सोशल प्रोग्रेस इज नॉट, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, सामाजिक सोशल प्रगति प्रोग्रेस नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, संभव। ठीक है, तो पर्सनल एंड सोशल प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति के निर्णयों का प्रभाव प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और अच्छा सेंटेंस है, वैश्विक व्यापार यानी जो विश्व में बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, आर्थिक नीति और जो हमारी इकोनॉमिक्स पॉलिसी है। तो देखिएगा, डिसीजंस इन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, डिसीजंस यानी जो अभी निर्णय किए जाएंगे, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति के निर्णय ये हो गए। डिसीजंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, कौन इफेक्ट करता है, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति के निर्णय। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, द डिसीजंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, इफेक्ट प्रभावित करते हैं या उनका प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, तो इफेक्ट इकोनॉमी ऑफ प्रत्येक देश, एवरी कंट्री। ठीक है, चलिए ये आपके 6 खतरनाक ट्रांसलेशन हो गए, ये सारे यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस में है कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब आपको अलग अलग नियमों का पालन करते हुए ये जो 2 या 2 से 3 सेंटेंसेस दिए ना, इनको एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है, ही बॉट अ बुक, ही पेड 500 रुपीज फॉर इट। कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगी जहां पर आपको कुछ आपने खरीदा है, उसके लिए कुछ पैसे आपने दिए, तो बहुत आसान बात क्या है कि उसको आप पहला सेंटेंस तो सेम लिख दीजिए जिसमें आपने कुछ खरीदा है। ही बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी। अब ये वाला जो प्रीपोजिशन है इसको उठा लीजिए, फॉर 500 रुपीज, ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ही बॉट अ बुक फॉर 500 रुपीज। नेक्स्ट, रमेश हेल्प्ड मी इन माई वर्क, ही गेव मी सम मनी ऑल्सो। रमेश ने सिर्फ मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मुझे पैसा भी दिया। किस लिए, मदद करने के लिए या कोई मुश्किल होगी उसको हल करने के लिए। तो ये सेंटेंस है आपके सामने। अगर जैसा कि हमने अर्थ निकाला है तो इसमें अगर आप मान लीजिए लगा दीजिए कि रमेश नॉट ओनली हेल्प्ड मी इन माय वर्क बट आल्सो ही गेव मी सम मनी, तो क्या होगा ये फिर आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अपने को क्या बनाना है, सिंपल बनाना है, तो आप क्या यूज करिए, बिसाइड्स का यूज करिए। किसका यूज करिए, बिसाइड्स, अतिरिक्त, यानी बिसाइड्स हेल्पिंग मी इन माई वर्क, बिसाइड्स हेल्पिंग मी इन माई वर्क, ही की जगह रमेश लिखिए, रमेश गेव मी सम मनी। ठीक है, ये बन जाएगा आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? शी वॉज इल शी स्टिल अटेंडेड द क्लास। बीमार थी, उसके बावजूद उसने क्या किया? क्लास को अटेंड किया। तो इसको आप बना सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद शी अटेंडेड द क्लास। स्टिल को हटा देंगे। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो जहाँ हटानी है जोड़नी है ना, इनको अच्छे से नोट करते चला कीजिए। तो क्या बनेगा ये? इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है, शी स्टिल अटेंडेड द क्लास, फिर भी उसने क्लास को ज्वाइन किया, अटेंड किया। द ट्रेन अराइव्ड वी हैड फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट। द ट्रेन अराइव्ड वी हैड फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट, ट्रेन आ गई और हमने अपना खाना पीना भी ख़त्म कर लिया। तो इसको आपको क्योंकि सिंपल बनाना है तो द ट्रेन अराइव्ड आफ्टर अगर लगा दीजिए तो ये आपका एक कर्ता ये हो जाएगा, एक कर्ता ये हो जाएगा, क्रियाएं भी दो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, जैसे इसको ऐसा लिखिए कि वी हैड फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट बिफोर द ट्रेन अराइव। अब यहाँ पर भी दो बिफोर द ट्रेन अराइव, एक तो फिनिश भी वर्ब आ रही है और अराइव भी वर्ब आ रही है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करें अपन? कुछ और दिमाग लगाइए। इसमें बड़ा आंसर देखते हैं क्या दिया है। द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है भाई। बिफोर और आफ्टर जो अपन यूज करते हैं ना उससे कॉम्प्लेक्स बनता है। द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, ये एक तरीका ये हो सकता है इसका बनाने का। द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, कॉमा लगाइए, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, ये हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर। आई रीच्ड द मार्केट, मैं मार्केट पहुंचा। आई बॉट वेजिटेबल्स, मार्केट पहुंचने के बाद सब्जियां खरीदी। तो रीचिंग द मार्केट, मार्केट पहुंच करके, आई बॉट वेजिटेबल्स, मैंने वेजिटेबल्स खरीदी। ये सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरन से बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो अलग अलग है। अब जो पार्टिसिपल, ये जो अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, यानी इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं अपन वर्ब के साथ में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा चौथे में, इसलिए इसमें हैविंग का यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सेम है इसलिए रीचिंग कर दीजिए। रीचिंग द मार्केट, कॉमा लगाइए, आई बॉट वेजिटेबल्स। ठीक है। शी सॉ आई स्नैक, शी स्क्रीम्ड लाउडली, उसने एक सांप देखा, वो चीख पड़ी। तो सांप को देखते ही चीखेगी ना, ऐसा तो नहीं कि सांप को देखने के बाद अब उसका मन हो रहा है कि नागिन डांस कर लें उसके बाद चीखेंगे, नहीं। सीधा सा क्या है कि जब कोई काम तुरंत दोनों एक साथ हो तो वो भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाइए। तो जो पहले वाले सब्जेक्ट यानी जो रीजन है उसमें जो ऑब्जेक्ट वर्ब दी है, उस वर्ब को आप बदल दीजिए किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। सीइंग आ स्नैक, सांप को देख करके, कॉमा लगाइए, शी स्क्रीम्ड लाउडली, उस जोर से चिल्लाने लगी। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। और अगर आप उसको जीरन से बनाना चाहें तो आफ्टर सीइंग आ स्नैक, जैसे ही आप आईएनजी फॉर्म से पहले किसी प्रीपोजिशन को पुट करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बजाय उसका फंक्शन चेंज हो जाता है जीरन बदल। ठीक है, तो सीइंग आ स्नैक, शी स्क्रीम्ड लाउडली। हिज फादर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही बिगैन टू वीप, उसके पिता मर गए, उसने समाचार सुना, वो रोने लगा, सॉरी। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मौत का समाचार सुन करके, ही बिगैन टू वीप, वो रोने लगा। फिर से देख लीजिए, हियरिंग सुन करके, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु को, वो सॉरी, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन के, ही बिगैन टू वीप। अब ये करता हटा दिया, ये करता हटा दिया, और जो ये वाली क्रिया थी उसको आपने नॉन फाइनाइट में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया। और ये जो डाई था, डाई भी वर्ब है तो उसको अपन ने डेथ इसमें नाउन में चेंज कर दिया। तो ये दो वर्ब को अपन ने चेंज करके इस एक वर्ब को लिया है ताकि सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रहे, दूसरी ना आ जाए। कभी डिटेल में उसकी अपन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, आई कांट राइट, आई हैव नो पेन। बड़ा सिंपल से था, अगर इसको कहता कि आप इसको क्या बना दीजिए कॉम्प्लेक्स, तो आई कैंट राइट बिकॉज आई हैव नो पेन, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव नो पेन और आई कांट राइट। ठीक है, तो देखिए आप इसको बना सकते हैं
आई कांट राइट विदाउट अ पेन, बिना पेन के तो मैं नहीं लिख सकता है। या आई हैव नो पेन टू राइट विथ, मेरे पास पेन ही नहीं है लिखने के लिए, ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दो हो गए आपके, दो टाइप हो गए इसके बनाने के। द रोड वॉज ब्लॉक्ड, वी कुड नॉट रीच द विलेज। द रोड बीइंग ब्लॉक्ड, ये बनेगा आपका। ठीक है, द रोड बीइंग ब्लॉक्ड वी कुड नॉट रीच द विलेज, रोड के ब्लॉक होने की वजह से हम नहीं पहुंच सके गांव तक। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड, ही वॉज गिवन अ प्राइज, ही वॉज ऑनर्ड, ही वॉज गिवन प्राइज, ये भी दो चीजें बता रहे हैं ना, तो बिसाइड्स इसमें भी लगा सकते हैं। बिसाइड्स बीइंग ऑनर्ड, कॉमा लगाइए, ही वॉज गिवन अ प्राइज, उसे सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया बल्कि उसको इनाम भी दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द बॉय कमिटेड अ मिस्टेक, ही वॉज पनिश्ड। द बॉय कमिटेड अ मिस्टेक, लड़के ने गलती करी, ठीक है, और उसे सजा दी गई, तो ही वॉज पनिश्ड पैसे वाइज दिखा रहा है ना, तो इसी से बना दीजिए। द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग अ मिस्टेक, गलती करने के लिए लड़के को सजा दी गई। नेक्स्ट एंड लास्ट, द सन रोज, द बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग, द सन हैविंग राइजन। इस तरह के सेंटेंस हमेशा हैविंग बीइंग से बनते हैं, जिसमें दोनों कर्ता अलग होते हैं, और एक सेंटेंस कारण बता रहा होता है, दूसरा उसका परिणाम, यानी एक रीज़न बताएगा और ठीक उसके बाद वाला उसका रिजल्ट बताएगा। तो जो रीज़न वाला सेंटेंस रहेगा ना, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। द सन हैविंग राइजन, कॉमा लगाइए, द बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके सिंथेसिस के क्वेश्चंस, ये सारे आंसर यहाँ दिए हुए हैं, आप मैच कर लेना आराम से। ये देखिए हैविंग से जो अपन ने बनाया इन्होंने, ऑन द सन्स राइजिंग, ये भी सही है, हैविंग वाला भी सही है आपका। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बता दिए जाएं, ताकि कोई एक कम से कम आपको ध्यान रहे आपके एग्ज़ाम के समय। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद है सेशन आज का पसंद आया होगा और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो आप बस एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, तैयारी में कतई भी ज़रा भी ढील मत डालिए। ठीक है, चलिए इसकी लिंक, सॉरी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए, ताकि हम भी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सामने आ सकें और आपकी तैयारी में कुछ बहुत छोटी मोटी भूमिका निभा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।